माँ, ओ माँ। हाँ बेटा। घर कब तक आओगी माँ? 2 और घर का काम है, बस खत्म करके। मैं कुछ मदद करूँ आपकी माँ? ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ ऐसा करो जो 4 लोगों के काम आए। जल्दी आना माँ। ठीक है बेटा। बेटा कुछ खाया क्या? माँ, सुबह से काम करते करते तुम बहुत थक गई होगी ना माँ। एक काम करो, आप रहने दो, मैं ही कुछ बना देता हूँ। बच्चों के काम से माँ थकती नहीं। एक डोसा बना दूं? हाँ। बेटा मैं तो एक छोटा सा टीचर हूँ। तुम्हारा मन था, तुम पुणे गए, कैमरे का काम सीखा, लेकिन पिछले साल से तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तेरी माँ को क्या जवाब दूं? हेलो सर। हेलो, आप क्या काम करते हो? मैं सिनेमा डायरेक्शन के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सब सिनेमा के पागल हैं। बैठो, मैं बिल देकर आता हूँ। कैसी फिल्में बना रहे हैं आप? एक आम फिल्म नहीं, मुझे इमोशन दिखाने हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी समाज की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही चरमरा गई है, उसी पर बना रहा हूँ। ओके, बिल्कुल सही चुना आपने। ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। प्रोड्यूसर मिल गया आपको? नहीं। बजट कितना है? 10 लाख। हाँ। मैं अनाथ हूँ, इन्होंने मुझे पाला है, पढ़ाई भी करवाई है, बड़ा एहसान है इनका। मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। डैडी, बड़ी अच्छी कहानी है इनकी फिल्म की। अभी टाइम नहीं है, घर चलो। एक बार सुन लेते ना, इमोशनल्स बड़े अच्छे हैं, एक बार प्लीज। ठीक है सर, ये जो कहानी है वास्तविकता पर आधारित है। इस फिल्म की खूबी ये है कि यहाँ पे मतलब रेगुलर एक्टर नहीं है, आर्टिफिशियल और फिल्मी एक्टर बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म में बनावटी ड्रामा भी नहीं है। इस फिल्म में रियल कैरेक्टर ही एक्ट कर रहे हैं। इसमें आम एक्टर नहीं है, केवल नेचुरल एक्टर ही है। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो इस फिल्म में वही लोग हैं जो जिंदगी में भी वही रियल काम करते हैं, हमारी तरह।
तो ओवरऑल ये है मेरी स्टोरी। बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है। फाइट्स, इमोशंस, सॉन्ग्स, कितना इमोशंस है, सुना ना, कितना अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। हो गया तो चलें? आपका नंबर देंगे? श्योर सर। और कितने दिन ऐसा चलेगा? पेट भी नहीं भर पाता। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? पढ़ाई की जगह कमाई करते तो ये हालत नहीं होती। माँ कुछ नहीं होगा माँ। माँ आराम से, माँ आराम से। बेटा सब ठीक है ना? ठीक है ना? बोलना। हेलो सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी स्पीच देख के मुझे बहुत हिम्मत मिलती है सर। एक्चुअली आजकल मैं मीडिया से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। पिछले दिनों एक चैनल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था और शिक्षा व्यवस्था के बारे में मेरी राय पूछी। मैंने बिना किसी झिझक या डर के उन्हें सारी सच्चाई बता दी। पिछले साल से मुझे इंतजार था कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव हो और इस पे भी कई टिप्पणियां हुई। आजकल के समय में लोग हर बात पे राय रखते हैं। बस यही कारण था कि मैंने फैसला लिया कि मैं मीडिया से दूर ही रहूंगा, बस और कुछ नहीं। सर ऐसा मत करिए, इसी वजह से लोगों को बढ़ावा मिलता है। अगर आपसे एक सिंपल बात जी कहूं सर। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सभी का मौलिक अधिकार हैं, उनका हक है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इतना ही काफी नहीं है, सभी को उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। अब मान लो मेडिसिन भी है और वैक्सीन भी है, ओके, पर दवा का असर हर जगह एक सा नहीं होता और वैक्सीन का भी असर हर जगह अलग अलग होता है, समझ रहे हो ना? ओके, कोई नई बात तो है नहीं, हम रोज ये होते हुए देखते हैं, है ना? वैसे ही करोड़ों विद्यार्थियों पर सिर्फ एक ही सिलेबस थोपते हैं और उसी सिलेबस को सारे विद्यार्थियों को देके बोलते हैं कि इसे याद कर लो। बताइए ये कहां तक सही है? और हर साल लाखों विद्यार्थी कॉलेज से बाहर आ रहे हैं। इसका कारण है व्यवस्था का ना बदलना, ओके? ये व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है। जितनी जल्दी ये बदलेगी उतना अच्छा है। गवर्नमेंट ये कहती रहती है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, ओके? तभी ऐसे विषयों को इमरजेंसी की तरह देखना चाहिए, जैसे कोई आईसीयू में हो। कितने सालों से चल रहा है ये और कब तक चलेगा बिना काम, बिना समाधान? कुछ तो करना होगा। ये सब देख के मेरा दिल दुखता है। आप ही को इस विषय पर अगुवाई करनी चाहिए। हाय सर। आओ बैठो, इससे मिलो। ये है पवन जी। इसने हाय। इंजीनियरिंग की है। मुझसे मिला तो मुझे क्या बोलता है कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। मुझसे शिक्षा व्यवस्था और मेरी जाती जिंदगी के बारे में पूछा। मैंने इसे शिक्षा व्यवस्था और मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया और ये सब सुनने के बाद ये मुझे अपनी फिल्म में एक्टिंग कराना चाहता है। अरे भाई, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट हो। आप ही की तो कहानी है, आप नहीं तो कौन? वैसे भी इस पर तो काम कर ही रहे हैं और इस सब्जेक्ट पे अगर फिल्म बनी ना सर, तो ये संदेश लाखों लोगों तक पहुंचेगा। ये मेरा वादा है सर। मैं समझता हूँ इस समय जिस तरह की मेरी हालत है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं एकदम से बदल गया हूँ और इस समय ऐसी हालत में मैं एक्टिंग कैसे कर पाऊंगा बोलो? जी इसलिए सर। पवन, हाँ सर। किसी और को ढूंढो तुम। नहीं सर, जो इस प्रोड्यूसर रोल मिल को ही अच्छे गया से कर समझो। पाए। आपके शेड्यूल को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम लोग जल्दी ही फिल्म खत्म करेंगे। आई प्रॉमिस सर, ट्रस्ट मी। बस एक मौका दीजिए सर। ये सही कह रहा है। मुझे भी लगता है आपसे बेहतर इस फिल्म के लिए कोई नहीं। इनकी बात पे आप यकीन कीजिए, एक बार कोशिश तो कीजिए। अरे आकार देखा है तुमने मेरा? सर वो सब कोई मायने नहीं रखता। सर मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म आप ही करें और आपके अलावा ये फिल्म और कोई कर भी नहीं सकता। ठीक है पवन, करते हैं। ओके सर। ओके सर, गुड लक। ओके।
छोड़ के क्यों चले गए? हिम्मत रखो पवन, छोड़ के चले सब ठीक हो जाएगा पवन, चुप हो जाओ। जाने वाले चले ही जाते हैं, गए। मुझे छोड़ के क्यों चले गई माँ? कौन रोक पाया है उन्हें? अपने उस लाडले बेटे से कहो कोई नौकरी ढूंढे। तुम तो उससे कुछ कहती नहीं, हमेशा बुरा मैं ही बनता हूँ। इसकी वजह से मेरी नींद हराम हो गई है। मैं सचमुच तंग आ चुका हूँ। समझाओ समझाओ इसे, अब मुझे और निराश न करे। क्या बात है बेटा, कहाँ से आ रहे हो? क्या बात हो गई तुम दोनों बाप बेटे में? तुम्हारे पापा गुस्सा में ये बोल रहे थे कि किसी डायरेक्टर के साथ तुम कुछ कर रहे थे। परसों कॉफी शॉप में हमें एक डायरेक्टर मिल गया था, तभी से गुस्सा है। चाय या कॉफी कुछ लेगा तू? नहीं माँ, इतना क्यों परेशान है? उस डायरेक्टर ने शिक्षा व्यवस्था पर एक कहानी लिखी है, बहुत ही अच्छी है माँ। मैं कब से वही सोच रहा था। आपको भी सुनाता हूँ, थोड़ा थोड़ा भूलूंगा पर हो जाएगा। माँ, ये जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कुछ ऐसी है अभी की शिक्षा व्यवस्था और समस्याओं के बारे में। उन्होंने एक्टर्स भी ऐसे चुने हैं कि सभी पात्र एकदम वास्तविक लगे, जैसे हकीकत हो। और ये कहानी बिल्कुल अलग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बड़ा मन है इसमें काम करने का, बस एक बार मुझे चांस मिल जाए। अच्छा माँ, इतना सीरियल देखती है तू, इतनी फिल्में देखती है, सब एक सी नहीं लगती? वही सब में रोना धोना, इन सब से कुछ सीखती हो माँ? बोलो। कैसी बातें करता है बेटा। फिल्म हो या सीरियल मैं एंटरटेनमेंट के लिए देखती हूँ, उससे भला क्या सीखना है मुझे? टीवी हो या सिनेमा, सिर्फ एंजॉय के लिए देखती हूँ। यही कुछ दिन पहले चैनल वालों ने एक फिल्म डायरेक्टर को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। सबसे पहले तो चैनल के एंकर ने डायरेक्टर को फिल्म की सफलता के लिए मुबारकबाद दी। फिल्मों की प्रेरणा निजी जीवन से तो मिलती है, पर फिर भी इतना अंतर क्यों है सिनेमा और निजी जीवन में? डायरेक्टर ने बोला, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। मैं बताता हूँ वो कैसे। क्योंकि ये फिल्म हमारे निजी जीवन से ही संबंधित है। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है वो पूरी तरह वास्तविक है, कोई बनावट नहीं, पूरी ओरिजिनल फिल्म है माँ। फिल्म में जितना कैमरे का काम होगा वो पूरा का पूरा मैं ही संभालूंगा, और डायरेक्शन वर्क पूरी फिल्म का डायरेक्टर ही संभालेगा। इस फिल्म में सभी ओरिजिनली काम करने वाले हैं, और इस फिल्म में सारा का सारा निजी जीवन की तरह ही होगा। फिल्म देखने के बाद जब ऑडियंस बाहर आएंगी तो वो खुद से कनेक्ट करेंगे इस फिल्म को। तो तूने क्या सोचा है बेटा? बस यही माँ कि एक प्रोड्यूसर चाहिए जो इस फिल्म को बनाने में पैसा लगाए, पर कैसे होगा यही सोच रहा हूँ। कितने पैसे चाहिए तुझे? यही कोई लाख के आसपास माँ। अच्छा, तो मैं 5 लाख रुपए इकट्ठा करके तुझे देती हूँ। लाख रुपए से शुरू करो, उसके बाद तुझे प्रोड्यूसर मिल जाएगा, ठीक है? बोलना बेटा, चलेगा ना? ये वाला कैमरा ठीक से चला लेगा ना भाई? हाँ? जैसा तेरा डायरेक्शन है ना, वैसा मेरा कैमरा वर्क है। और वैसे भी ना तू मणिरत्नम है ना मैं पीसी श्री राम हूँ। हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, उसी पे फोकस करेंगे। मुझे भरोसा है हम कामयाब होंगे। चलो कम ऑन। वो शॉट ओके है ना? ओके। अच्छा, तो हम कैसे करेंगे? मेन कैरेक्टर से। वो कैसा दिखेगा? मोहनलाल की तरह तंदुरुस्त। शूटिंग कब करेंगे? सुबह समुद्र किनारे। सफलता की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है, लेकिन मेरी असफलता की कहानी सबसे बड़ी है। मैं एक छोटे से गांव से हूं, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मेरा काम सॉफ्टवेयर का है। मेरे पहले 2 बिजनेस सफल हुए। मुझे किसी की नकल नहीं करनी थी और हर बिजनेस का उद्देश्य भी रखना था।
अनोखा भी और नया भी। ये मेरी सोच है। इन्वेस्टर्स से मिला, जब भी मिला उन्होंने नए विचारों को बढ़ावा नहीं दिया। इस सब के दौरान बेंगलुरु के इन्वेस्टर ने कॉल करके कहा, आपका प्रेजेंटेशन देखा, अच्छा है, कल बेंगलुरु आके मिलिए। जब मैं हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए जा रहा था तो मैंने रास्ते में एक कार देखी जो कि पंचर थी। उन्होंने मुझे रोका। ड्राइवर ने कहा, गाड़ी में एक बुजुर्ग हैं जिनको एयरपोर्ट जाना है, आप उन्हें एयरपोर्ट छोड़ देंगे? मैंने कहा जरूर। जब मैंने बुजुर्ग को बुलाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप जाइए। मैंने कहा मैं भी एयरपोर्ट ही जा रहा हूं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप मेरे साथ चलिए और वो आ गए। तभी बेंगलुरु से कॉल आया, आप बेंगलुरु मत आइए, हम दूसरी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। मेरे होश उड़ गए। इसी दौरान मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया। मेरी बगल में बैठे रघुराम जी की मौत हो गई। जीवन के सफर में ज्यादातर इन्वेस्टर्स जिनसे मैं मिला, उनका नए विचारों से कुछ लेना देना नहीं था। वो अपने आप को इन्वेस्टर्स कहते हैं, लेकिन होते हैं फंड मैनेजर। खुद का पैसा नहीं होता। वो निवेश करने से पहले ऐसा बिजनेस ढूंढते हैं जो पहले भी सफल हो चुका हो। नए विचारों के लिए जोखिम उठाने वाले कम हैं। इस सफर में कई निवेशकों से मिला। वाह यार, बड़े होटल में बड़ी पार्टी दी है। अरे यार फिक्र मत कर, मास्क उतार और शराब पी। क्या बात है। क्या दिन है, आचार चखने वाले आज 5 स्टार में बैठे हैं। अरे यार अच्छे बुरे हालात में हम एक साथ रहे हैं, कैसे भूल सकता हूँ। फिक्र मत करो, तुम पियो एकदम दिल खोल के, मैं हूं ना। यार वो तुम्हें राजू याद है, अपना क्लासमेट? वो हर रोज विदेशी ब्रांड लगाता है स्टेटस पर। अरे वो नकली है, उसके मामा विदेश में है। उनकी खाली बोतल लेकर आता है, उसमें पानी भरता है और स्टेटस में डालता है, और ये शो करता है कि उसमें शराब भरी हुई है। धोखेबाज कहीं का। अरे भाई, ये दारू है या पानी? अरे यार तुम लोग मुझ पे शक करोगे, इसलिए बुलाया था क्या मैंने तुम सब लोगों को। ये क्या बात हुई, तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई तू ना, लास्ट टाइम भी तूने यही किया था। वॉशरूम जा रहा हूँ बोलकर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और वो बिल भरवाने के लिए फिर मालिक ने हमसे इतने बर्तन धुलवाए कि भाई मेरी तो हालत खराब हो गई। प्लीज भाई दोबारा ऐसा नहीं मत होगा, करना। इस बार ऐसा नहीं होगा। तू फिक्र मत कर रहे, फुर्सत से खाओ पियो, फिक्र मत करो। कितना भी बिल हो, एक बकरा मिला है, उसी से पैसे दिलाएंगे, फिक्र मत करो। जो भी हो, बिल मैं नहीं भरने वाला। अरे बिल नहीं आएगा, तू बिल की फिक्र मत कर, ओके? ठीक है, मल्ली को बुला, मजा आएगा। अरे वो परसों उसके पापा का कॉल आया था, बोले उसको कोई काम दिला दो। मैंने एक होटल में लगवा दिया। वहाँ हर रोज कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है। जब कोई कमरे में जाता है वो खिड़कियों से झांकता रहता है कि आज कौन मरेगा। उसे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था, जब मैं अंदर गया वो मेरे पैरों में गिर गया। वो मेरे पैरों में गिर गया, बोला यहाँ मत मरना सर, आप घर जाके मरो। मैंने मास्क उतारा तो पहचान गया और हम खूब हंसे। और उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। तो तेरे कहने का मतलब है बिल कोई नहीं भरेगा? अरे यार फिक्र मत करो यार, बिल की फिक्र बिल्कुल मत करो। कितनी बार बिल बिल करोगे, तुम पीने पे ध्यान दो, ऐश करो। हेलो हेलो, हाय सर जी, गुड मॉर्निंग। सर ऐसा करिए, आप 2nd फ्लोर के बार में आ जाइए जी। कितना दूं? हाय सर, प्लीज कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर। मैंने रात को बात की थी इन्वेस्टर से। उनका कहना है कि आपको इस बिजनेस के लिए कम से कम 2 लाख इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। क्यों 2 लाख क्यों? सर इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम 2 लाख रुपए तो लगेंगे ही। मैंने आपसे ये बात पहले ही कही थी कि इन्वेस्टमेंट के बाद ही कमीशन दूंगा। सॉरी सर। फिर भी आप ये बात मेरे सामने बार बार क्यों दोहराते हैं? अरे क्या है चंद्रा, 3 लाख बोला था, 2 लाख में कैसे होगा भाई? 1 लाख क्या तू अपनी जेब से डालेगा? सर 3 लाख से कम नहीं हो पाएगा। कितनी बार कहा है ऐसा नहीं होगा। सर कम से कम ये बिल तो देकर जाइए सर। थैंक यू। वेलकम। जी कहिए। लगता है आप बिजी हैं। नहीं नहीं, मैं मल्टीटास्कर हूँ। यू कैरी ऑन प्लीज। तो आपको तो पता ही है कि आजकल एडवर्टाइजिंग की बड़ी दिक्कत हो रही है पूरी ही दुनिया में।
हर तरफ एप्स, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, सब पे बकवास एड्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबका ध्यान मैं अपनी तरफ खींच लूँ। यही प्लान है। तो मैंने एक ऐप बनाया है माई एड्स ऐप के नाम से। इसमें आप जहाँ हैं, लोकेशन के हिसाब से आपको जो पसंद है वही एड्स दिखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। इससे ये होगा कि आप उन एड्स को देखकर इमोशनली उस जगह के साथ जुड़ पाएंगे और उस जगह के बारे में जान भी पाएंगे और वहां से आसानी से शॉपिंग भी कर पाएंगे। मेरे पास इसका पेटेंट भी है। मेरे जैसा आदमी कभी किसी की नकल नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी का आइडिया चुराना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे हिसाब से किसी के आइडिया को चुराना ऐसा है जैसे कि आपने उसकी प्रॉपर्टी पर ही कब्जा कर लिया हो। एंड सो ये बहुत अनोखी है और इसे बनाने में भी बहुत इन्वेस्ट किया है। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं आपसे आके मिलूं, तो इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आ गया। वैसे यहाँ आने का एक रीज़न पैंडेमिक भी है। कई चाइनीज़ ऐप इंडिया में अब बैन हो चुकी हैं और एक मीडिया पर्सन चीन गए। उन्होंने पूछा कि आप इंडियन ऐप्स बैन करेंगे। इसका जवाब था कि इंडियन ऐप्स हैं कहाँ बैन करने के लिए। इससे हम समझ सकते हैं कि इंडियन ऐप्स की पहुंच कहाँ तक है। मैं अपनी ऐप्स की बेइज्जती नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब है कि हमें दिमाग है लेकिन हम क्रिएटिव नहीं हैं, और अपने देश में क्रिएटिविटी बढ़ाना मेरा इकलौता सपना है। एक और बात है, माई एड्स ऐप एक्चुअली इट कैन चेंज द वे हाउ एडवर्टाइजमेंट वर्क्स कंप्लीटली। और ये बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। आप मेरे कहने पर मत जाइए, खुद देखिए। हर इंसान जो रोज इंटरनेट यूज करता है एडवर्टाइजिंग का शिकार है। ये काफी दिलचस्प है। सफलता का मतलब है क्या? ये नई ऐप अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेगी। ओके, वैसे हम इतनी नकल करते हैं कि सब लोग हमें नकलची, कॉपी कैट बोलते हैं। अगर कोई समस्या है तो हमें उसका समाधान ढूंढना चाहिए। इस ऐप के जरिए हमारे लिए एक नई मार्केट, नई दुनिया, नई इंडस्ट्री बन सकती है, मुझे पूरा यकीन है। देखिए, हम ऑलरेडी हेल्थ केयर एप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। देखिए, मैं हेल्थ केयर ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टीजमेंट की। हर एक इंसान इससे जुड़ा है। सब इंटरनेट यूजर एडवर्टीजमेंट का हिस्सा हैं। आप प्लीज सोचिए इसके बारे में, हम लोग कामयाब हो सकते हैं। ये काफी दिलचस्प है। ओके, मैं पार्टनर से बात करता हूँ, फिर देखते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्यों भाई, क्या हुआ? मेरा कुछ नहीं, पर आशा अभी भी जीवित है। बेटा, तुम्हें कोई कष्ट है? मुझे तो तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। मुख पर तुम्हारे बहुत तेज है। कल को भूल जाओ, आज की सोचो जो कल तुम्हारा है। सभी स्वामी यही बात कहते हैं। कल को भूल जाओ तुम, आज की सोचो बेटा, आने वाला कल तुम्हारा ही होगा। स्वामी जी, सभी की एक कहानी होती है। आपकी भी कहानी होगी, मेरी भी कहानी है। पहले मुझे यह लगता था कि मन जो कहे वो ना करो, ये गलत है, लेकिन मन की करने से कभी कभी पाप भी हो जाता है। पहले के दोनों बिजनेस सफल थे, लेकिन उसके बाद सभी असफल, धन से भी, तन से भी। परिवार को भी कष्ट दिया मैंने, अपना सब कुछ खो दिया। मुझे अपना सारा सोना भी गिरवी रखना पड़ा। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कपड़ों का फर्क है। अब क्या करना चाहते हो तुम? मुझे नहीं पता। सुबह आया था 5 बजे, यहीं बैठा रहा, पता नहीं क्या करूं। बस चुपचाप बैठे रहना चाहता हूं। चुप रहना सही उपाय नहीं है। लगातार सोचने से धीरे धीरे समय ही व्यतीत होता है। मेरा यहां कोई अपना नहीं, मेरे पास भी यहां कोई काम नहीं। अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो हम दोनों साथ चले।
रघुराम जी की पर्सनल डायरी पढ़ने के बाद मैं समझा, रघुराम जी के बाद उनकी अभिलाषाएं, उन पर आधारित लोग अधूरे थे। मुझे बहुत ग्लानि हुई, कुछ करना होगा महसूस हुआ, लेकिन मैं एक असफल इंसान हूं, पता नहीं क्या करूं। उस डायरी में रघुराम जी ने आनंद आश्रम की मदद की बात की थी, वहां फोन किया। अंकल, पानी मिल सकता है? जरूर। थैंक यू। तुम क्या पढ़ती हो? मुझे पढ़ना पसंद नहीं तो है। फिर? मुझे बैडमिंटन प्लेयर बनना पसंद है। ओके, अच्छी बात है। थैंक यू। आई विश यू गुड लक। अच्छा है। और दबा। हाँ, और तेज दबा। मसाज बहुत हो चुकी तुम्हारी, अब काम पे चलो। हाँ, आता हूँ। हे, हट। बोल क्या है? कोई आ रहा है, फोन आया था। बच्चों को फटाफट तैयार करो। ओए राजा। हाँ, इधर आ। आया। अच्छा सुन, श्रीकांत को पट्टी लगी थी ना? ठीक है। उसी तरह से फिर पट्टी लगा, समझ गया? इस बार ज्यादा खून लगाना। ठीक है, ठीक है। जा। हाँ। जल्दी लेके आ। रुक। हाँ, इतना ज्यादा खून लगाया, दूं क्या कान के नीचे? नहीं सर, पिछली बार से ज्यादा अच्छे से लगाया है। ऐसे कैसे लेके आ रहा है तू? इसका हाथ पकड़ के लेके आना चाहिए ना, कुछ तो सीख। हाँ चल, आराम से। शांता माँ। हाँ, देखो तैयार करके लाया। अच्छा है। सर कहाँ हैं? आ रहे हैं? चलो, सर आ गए। हाँ? नमस्ते। नमस्ते सर। आप कैसे हैं सर? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। आइए। आइए सर, आइए। आ जाइए सर, अंदर आइए। जी। देखिए सर, बाइक वाला टक्कर मार के भाग गया। कितनी चोट है, कल से होश में भी नहीं था। देखिए कितना खून बह रहा है। कम से कम 2 लाख तो खर्च ही होगा सर। अरे 2 नहीं, 2 से ज्यादा खर्च होगा सर। कैसा है ये अब? ठीक हूँ सर। सर आम खाएंगे क्या? यही सब मेरी दौलत है। आइए सर, देखिए उस लड़की को। अंधी पैदा हुई थी, बचपन से नहीं देख सकती, फिर भी रोज 3-4 बार जानवरों को खाना खिलाती है। यही नहीं, गाती भी अच्छा है और गाना गा के सारा वातावरण अच्छा करती है। आइए इसका गाना सुनवाती हूँ। अच्छा सा गाना सुनाओ जो हमको सुनाती है। तुम अच्छा गाती हो ना, एक गाना सुनाओ। गाओ ना। शुरू करो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदू है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिनकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिनकी हजारों नदियाँ, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम वतन के, हिंदू है हम वतन के, हिंदुस्तान
हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा। हाँ, अब बताओ क्या चाहिए? बिरयानी। खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे क्या चाहिए वो पूछ रहा हूँ। दुर्योधन का नाटक। दुर्योधन का डायलॉग मैं तेलुगु में सुनाता हूँ। हाँ, ఏమి మా ఈ దుస్థితి, కట్టకొడక కాంతా పరిహాసన మాత్రమైనది కదా మా బ్రతుకు. లక్క ఇంట నిక్కముగా దగ్ధమ్ము కావలసిన ఆ పాండు కుమారులింకను బ్రతికి యుండి కాండవ ప్రస్థమనొచ్చుటయా, కరుణించి మైని కాపాడుటయా. కారాదని ఖర్చు కూర్చున్నంత మాత్రమున అది సాధ్యమా? అదేమి సామాన్య సభా మండపమా? అరే बदमाशी करते हैं, बदमाश बच्चे। ఏమే పాంచాలి, యాలన బితివే మంచిగను మర్యాదగను మగని చాటు మలగడ సాగించి మగనాలి నవ్వు కాదే అది. దరిద్రుడైన విటుని చూచి దయహీనయ్యి నవ్వు నవ్వు కులట నవ్వు నవ్వే అది. मजा आया? मजा आया। क्या रे, लुंगी खींचते हो? बच्चों के सामने मेरी लुंगी खींचते हो? इतनी बदमाशी अच्छी नहीं है। हाँ? यही सीखोगे तुम लोग? हंसोगे? हाँ? हंसोगे? यही असली बिरयानी है। तुम सब लोग खुश रहो, यही मैं दिल से चाहता हूँ। कभी उदास मत होना, आपस में झगड़ा मत करना, खुशी से प्यार से तुम सब लोग आपस में मिलकर रहना, समझ गए ना? यही मैं चाहता हूँ। हंसो, अब हंसो, हंसो, हंसो। सर आ गया। हाँ सर। ये लीजिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। रोज यही काम है सर। जरूर, अगर कुछ हो तो बताइएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, बताता हूँ। जी सर। ठीक है, चलते हैं। हाँ सर, आपको कहीं छोड़ दूं नहीं, मैं क्या? चला जाऊंगा। ओके। ये क्या, ये चिल्ला रहे हैं? हाँ, पिछले महीने कितना था, इस महीने इतना कम? कोई तमाशा चल रहा है? बोल, अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ भी खर्चा नहीं निकलने वाला। समझा? ये लो, सर ने दिया। कितना है? गिन लो। इसमें से तूने अपना लिया क्या? देख लो। मैं भी अगले महीने देख लूंगी। चल हट। मैडम, मैडम, क्या है? राशन खत्म हो गया है मैडम। पका के खिलाने के लिए कुछ नहीं है। इतना पैसा बच्चे देती भूख रहती से हूँ। बिलबिला रहे हैं मैडम। तो इसमें मैं क्या करूं? जो बनना चाहता है बना दो। राशन नहीं है मैडम, राशन लाना आमदनी पड़ेगा। अठन्नी, खर्चा रुपया। इतना पैसा देती रहती हूँ, फिर भी बाज नहीं आते हो। जाओ फूटो यहाँ से। फिर बच्चे क्या खाना खाएंगे? कुछ सोचिए मैडम। एक काम करो, जो है वही खिला दो। जाओ यहाँ से। चलो बेटा, चलो। रुको, ये लो, जो बच्चों का चाहिए खिला दो। इतने में क्या होगा मैडम? कोई बात नहीं, मेरा ये सेल फोन है ना, इसे बेचकर मैं
राशन लेकर आता हूँ मैडम। तुम्हारी किस्मत, बेचते रहो सब, जाओ बेचो और खिलाओ, मैं क्या करूँ। सर सर कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। ठीक है। वो परसों आपने पैसे दिए थे ना? हाँ वो तो क्या पैसे- हुआ? अब वो मत पूछिए सर। क्या हुआ? क्या बताऊं सर आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो सिर्फ पैसा निकालना ही जानते हैं, बच्चों की भूख नहीं जानते सर। वो बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखते। मैंने अपनी कार बेच के उन लोगों को पैसे दिए थे। हे भगवान, क्या कहूं सर मैं आपसे। मुझे कितने मौके मिले पर मैं कहीं नहीं गया। उन बेचारे बच्चों को पकाकर खिलाता हूं सर। मैं गरीब आदमी बस यही कर सकता हूं। मेरी ताकत और मजबूरी बच्चे ही है सर। और भी आश्रम है सर जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करेंगे सर। इनके पास तो पैसा भी है सर, फिर भी बच्चों का पेट नहीं भरते। इसका मतलब मुझसे सब कुछ झूठ कहा। राशन होता है तो उन्हें पेट भर खाना खिलाता हूँ, और अगर नहीं होता तो मैं नहीं खिला सकता। बस उन्हें पेट भर के हंसाता हूँ, और हंसी से ही पेट भरता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता सर। मेरे पास यही बची है, हीरे की अंगूठी। इसे रख लीजिए। नहीं सर, नहीं प्लीज, नहीं इसे सर, रख नहीं। लीजिए। उनका पेट भरने में मुझे आनंद मिलता है। चलता हूँ सर। मैं हैदराबाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए आया था। मेरे बड़े भाई स्वर्गीय सुधीर जी की याद में एक बच्चा गोद लेना चाहता था। मेरे जीवन का बस यही एक उद्देश्य है सर, कि मैं बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम शुरू करूं। लेकिन सर, एक अनाथ आश्रम शुरू करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, मैं सबसे अनजान था। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ दिन उसी अनाथ आश्रम में रुकूंगा। पर उसी अनाथ आश्रम में मैंने कई बुरे हालात देखे सर। आप यकीन नहीं मानेंगे, अनाथ आश्रम के नाम पे वहाँ कितने गलत काम होते हैं। मैं चाह के भी अनाथ आश्रम में कुछ नहीं कर पाया सर। मैं देख के हैरान हो गया था। वहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, और तो और सर अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को परेशान करते हैं। और तो और जो चीज़ बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए आई है, वो चीज़ ये लोग बच्चों को ना दे के खुद ही इस्तेमाल करते हैं, और जो इनके काम की नहीं होती वो बेच देते हैं। जो मैं कहने वाला हूँ सर, ये सुनकर तो शायद आपका भी दिल सहम जाए। और वहाँ के लोग बच्चों से बहुत बुरा काम करवाते हैं। ये सब देख के मुझे बहुत दुख हुआ। उन अनाथ बच्चों के साथ ये सब ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अनाथ आश्रम शुरू करूँगा। जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो लोग अनाथ आश्रम आके इसको वाइट में कन्वर्ट करवाते हैं। ये लोग अनाथ आश्रम आकर पैसे उनको देते हैं और कमीशन तय करते हैं। आपस का परसेंटेज तय होने के बाद ये लोग काले धन को अनाथ आश्रम के अकाउंट में डाल के ब्लैक पैसा वाइट कर देते हैं। इस चीज को क्या कहेंगे सर? लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छे अनाथ आश्रम भी तो होंगे। अच्छे अनाथ आश्रम जरूर होंगे सर, ये मैं मानता हूँ सर, मगर बुरे अनाथ आश्रम बहुत है, और तो और इनकी तादाद बहुत बढ़ रही है सर। इसे रोका कैसे जाए? ये सब रोकने के लिए 100% अनाथ आश्रम से छोटे बड़े सारे के सारे लेन देन सिर्फ और सिर्फ बैंक के माध्यम से होने चाहिए। कोई भी लेन देन कैश के माध्यम से नहीं, बस ऑनलाइन होनी चाहिए। तभी जाके हम लोग ये सब बदल पाएंगे सर, ये मेरा पक्का यकीन है। अनाथ आश्रम से बच्चे लाके उनकी किडनी बेचने वाले 100 से भी ज्यादा ब्रोकर को SI ने ही पकड़वाया है सर। अब अनाथ लोगों को भी काम के मौके मिलेंगे कह रहे हैं आप? उनके स्किल के आधार पर, मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें छोटे छोटे पोस्ट दिए जाते हैं, छोटे छोटे जॉब्स दिए जाते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें सिक्योरिटी की पोस्ट दी जाती है, आया की पोस्ट दी जाती है, मेड सर्वेंट वगैरह बनाया जाता है, जैसे वो खाना वाना बना सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं। जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर है उन्हें उनके काबिलियत के आधार पर काम दिया जाता है। और एक सवाल, अनाथ और भिखारियों को काम मिले ऐसा आप दिल से चाहते हैं, क्यों? इसकी वजह आप बताएं। आजकल दुनिया का सिस्टम बदल चुका है। मेरा मतलब मूवमेंट इज लाइफ कहा जाता है। मूवमेंट इज लाइफ मतलब हम कुछ सीख कर शुरुआत में हम अपने लिए कुछ कमाना शुरू करें ताकि हम अपने पैर पे खड़े हो सकें।
हमारे पास आर्थिक शक्ति हो ताकि हम किसी पर भी आर्थिक रूप से निर्भर ना रह सके। हमें उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। अनाथ आश्रम के बारे में सारी खोजबीन के बाद मैं ये समझा, ये एक बड़ी व्यवस्था है जिसमें अच्छा बुरा दोनों है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं, कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो रहा है। मैंने जाना अनाथों को पैसे की नहीं, प्रोत्साहन, कुछ दिशा, साथ, शाबाशी, दोस्ती की ज़रूरत है। अगर ये होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आश्रम व्यवस्था में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने ये जान लिया था। 20 साल से विद्या संस्थान बदल जाएगा, मैं ये सोचता रहा। हम में बहुत ताकत है, बहुत नॉलेज है, लेकिन सही गाइडेंस नहीं है। वो गाइडेंस ना होने की वजह से जिसे जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। इसीलिए जिंदगी में निराशा और उदासी हर तरफ पूरी दुनिया में फैल गई है। हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा, तभी हमारा विकास हो पाएगा। शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। इसी प्रक्रिया में एक टीवी चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और उस इंटरव्यू के तूफान ने बहुत से लोगों को हेलो इंडिया। इतने दिनों तक पढ़ाई पर हजारों लाखों चर्चाएं हुई हैं, लेकिन आज की चर्चा सुझाव के विषय में है। प्रेक्षक महोदय को मेरा नमस्कार। अपने राष्ट्र की सरकार विद्या संस्था के प्रतिनिधि श्री बचाला श्रीनिवास, प्रजाप्रतिनिधि परमेश, प्रवीण CEO UTOR. रत्नाकर स्टेट हेड एजुकेशन। मंत्री जी, बीते सरकारों की तुलना करें तो जब से मैंने शपथ ली है तब से मैं विद्या संस्था को तन मन धन से अच्छा बनाने की कोशिश की। जब से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विद्या संस्था के बारे में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, मुझे बताया। हम चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करें, उन परेशानियों से बाहर निकला जाए। आप लोगों को एक साथ ये कदम उठाना होगा। आप लोग अपनी बात दिल खोल करके मुझ तक पहुंचाइए। मैं वादा करता हूं, मैं उन्हें दूर करूंगा। सुनिए, मेरा मानना ये है कि इस देश के अंदर हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपने देश के हर बच्चे को शिक्षा मिलना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। विद्या ही प्रथम शक्ति है और उसी शक्ति से ही इंसान आगे बढ़ता है, उन्नति करता है। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक अकेले केवल मेरे करने से नहीं होगा। इसके लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मंडल में एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल खोलना चाहते हैं। इन सब चीजों के लिए हमने बहुत मेहनत की है। मेरे इस काम में जिन्होंने मेरी सहायता की है वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मैं उनका दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। सर, अगर आप सरकारी स्कूल और टीचर की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों को प्रतिदिन प्रोटीन युक्त आहार देते हैं कि नहीं, हमें बताइए। प्रोटीन फूड हम सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप उन लोगों से जाके पूछिए। आप मुझसे मत पूछिए मैं फूड सही दे रहा हूँ या गलत। आप देखिए कि कहाँ हाँ, शुरुआत की है। पेरेंट्स से पहले कुछ भी पूछिए। होता था क्या? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने विद्यार्थियों के लिए एक स्कीम तैयार की, उनके लाभ के लिए। उस स्कीम में क्या है कि हर एक छात्र सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आने वाला है, इनको स्कीम के द्वारा अच्छा खाना मिल रहा है, इसलिए वो लोग अच्छे स्कूल आते हैं। इसी लालच में उनके माँ बाप उनको स्कूल भेजते हैं। प्रोटीन आहार दे रहे हैं, प्रोटीन आहार दे रहे हैं, आप प्रोटीन आहार दे रहे हैं ना, आप प्रोटीन आहार में क्या दे रहे हैं? अरे सुनिए तो सर, सुनिए तो। प्रोटीन खाना दिया है क्या? अमेरिकन खाना दिया है क्या? हमें लगता है आप दोनों बच्चों को प्रोटीन आहार खा रहे हैं। आप लोग विषय ये है, अंडा दीजिए, मांसाहारी भोजन दीजिए। एक मिनट आप ये बताइए कि मांसाहारी भोजन कितने दिन खिलाएं? दिन खिलाइए बच्चों को। सब आपके घर जा रहा है। हफ्ते में 7 दिन आप होते क्या हैं। बोलेंगे? इन 7 दिनों में रविवार और शनिवार को निकाल दीजिए। मेरी बात सुनिए, पूरा हिसाब बताता हूँ। मंगलवार और बृहस्पतिवार को लोग भगवान का पूजन करते हैं, इसलिए हम लोग इन दिनों में नॉनवेज नहीं देते हैं। अच्छा, इस तरह से हफ्ते के 4 दिन निकल गए। अब बचते हैं हफ्ते के 3 दिन।
इन 3 दिनों में हम बच्चों को अंडा खिलाते हैं या नहीं खिलाते, आप इसकी इंक्वायरी कर लीजिए। हमें सब पता है सर। सुनिए, आप दोनों क्या मिले हुए खिलाते हो। हैं ये जानिए। क्या ये सब हम नहीं जानते? अरे सर दाल के नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। अरे मेरी बात सब्जी तो के सुनिए पैसे आप। ये सब बचाते हैं आप लोग। नहीं, और सब जानते हैं नहीं आप। चाहते आप। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। वही पैसे दाल बचा के खिलाते बनी हैं, आपकी अच्छा चावल प्रॉपर्टी। खिलाते हम हैं, जानते हैं बच्चों को 6 दूध करोड़ देते से हैं। बनी आप आपकी ये प्रॉपर्टी। कैसे हम कह जानते सकते हैं। झूठ कि मत हम बोलिए बच्चों आप। को प्रोटीन और ध्यान से खाना सुन नहीं लीजिए, वो खिलाते। आपकी हम प्रॉपर्टी आपके नहीं जैसे है, नहीं है। बच्चों की मुझे प्रॉपर्टी मालूम है, है बच्चों का प्रॉपर्टी के पैसा बारे में। खा रहे हैं आप आप। मेरी प्रॉपर्टी के बारे में अरे बात आप कर क्या रहे हैं? करेंगे? कौन है? शांत हो जाइए। क्या बात कर मुझे रहे हैं? क्या शांत करवा रहे हैं आप? आप खुद सुनिए सुनिए, सुनिए, मेरी बात खुद गृह भी बोल मंत्री जी रहे को शांत हैं। करवाइए। मुझे क्या मैं शांत तो बोल करवा रहा रहे हूँ, हैं? आप लोग उसे क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्लीज आपको ज्यादा शक हो रहा है तो जाकर के जांच करा लीजिए। आप लोग पहले मुझे बताइए क्या सिस्टम है सरकार का? क्या निर्णय है आप लोगों का? सिस्टम से वो काम बताइए। करती है, हमारे आपके हिसाब से काम नहीं करती। टीचर के पैसे, बच्चों के पैसे सब गबन कर गए हैं हम आप। यहाँ किस लिए हैं और क्या बात कर रहे हैं? बस अब हम हमारे विद्यार्थियों के सवाल सुनते हैं। 50% से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे 50 से भी ज्यादा हैं सर। सर हम इस सरकार से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं सर, बस कुछ मौके ही सर। वो मौके आप पैदा कर सकते हैं, उसके बाद की प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लेंगे सर। देखो, आप लोग एक बात ईमानदारी से बताइए कि साल में आप लोग कितने क्लासेस ईमानदारी से अटेंड करते हैं और आप लोग घर पे कितनी पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं। पढ़ाई का क्या तरीका है, अपने माता पिता का कहना मानते हैं या नहीं मानते, ये सब भी देखना पड़ेगा। अगर आप ये सब देखते हैं तो 50% से कम अंक लाने वाले बच्चे 50% से ज्यादा क्यों हैं, बताइए। इसकी वजह कौन है? किसी को बैठाकर कोई नौकरी क्यों देगा? ये हमारी ही सरकार नहीं, कोई भी सरकार नौकरी देने वाली नहीं है, समझिए। जब तक आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे, हम क्या, कोई सरकार नौकरी नहीं देगी आपको। आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन आप लीजिए। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हर चीज के लिए हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? दीजिए बच्चों को जवाब दीजिए। 70% लाने वाला मेरा भाई भी घर पर ही है इसी सर। बात की तो चर्चा हो रही है। आप हार्ड वर्क करके अपना सिलेबस पूरा कीजिए, आपको जो जॉब चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप पिछले सरकार से ये लोग क्यों पूछेंगे? अरे हाँ, ये क्या इसके लिए बताएंगे? हम- ये खुद नहीं जानते। अरे ये सर इसके लिए तो विद्यार्थियों को हमने इसके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए ना। बिना नॉलेज के कैसे होगा सर? एक ही सिलेबस इसके सर लिए कितनी हमने बार भी पढ़ेंगे? एक सिस्टम नहीं सर, तैयार ये किया गलत है। है सर। मैं मेरी बता रहा बात हूँ, मानिए सर। सुनिए, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। सरकार ने एक निर्णय लिया है, स्कूल में पढ़ाई ऐसी हो जो बच्चों को भविष्य में काम आए, जिससे बच्चों का भविष्य सुधरे, वो आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, कॉलेज का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। और सुनिए मेरी बात सुनिए, जिससे कॉलेज के रिजल्ट भी अच्छे आए। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य सुधरे। इसी विषय में कैबिनेट में चर्चा हुई है। मेरी बात सुनिए, आपने 100 बार कहा था, सुनिए पर अभी तक कैबिनेट में इसकी चर्चा सरकार से पूछिए, मुझसे ये बातें आप आप एक बार पूछिए। मौका दिला देंगे, आप ये क्या बोल वो रहे हैं? अपना काम आप कैसी खुद कर बातें लेंगे। रहे हैं? हमसे अगर अच्छा आपके काम ऊपर कर रहे हैं। विश्वास नहीं है तो जाके दूसरी पर सरकार से आपको पूछिए। स्कूल का, मुझसे ये सब बच्चों का बातें कुछ मत पढ़ाई करिए नहीं है। आप। पहले आप सिलेबस इसका जवाब बनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारी सरकार सरकारी इस बार स्कूल हो या कोर्स में प्राइवेट इम्प्लीमेंट स्कूल, करने जा बात रही है। सरकारी प्राइवेट की नहीं है। सिलेबस को बदलना ही होगा, वरना वही पुरानी किताब पढ़कर बच्चे पीछे रह जाएंगे। सर ये सब हम लोग को ही मिलकर करना होगा, वरना हमारे बच्चों का भविष्य यहीं पे रुक जाएगा। अगर हमारे बच्चों का भविष्य रुक गया तो हमारे देश मैं की आपकी उन्नति बात नहीं से होगी। पूरी तरह से सहमत हूँ मैं आपकी बात से, लेकिन पुरानी पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है। आज नई पढ़ाई की जरूरत है। आप प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं। उन्हें प्रोफेशनल डिग्री मिल जाए तो आपसे जॉब नहीं मांगेंगे, लेकिन आप उस छोटे बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। बेटी मैं सही कह रहा हूँ, ये सब मेरी बात तो सुनिए, मैं सही कह रहा हूँ। सुनिए तो आप मुझे, आप लोगों को क्या तकलीफ है, क्या चाहिए, ये सब जानकारी आईएएस कंप्लीट नहीं है सर। अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। और अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मंत्री जी मेरी तरफ मेरे सवाल का जवाब मैं आप शांत रहिए। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, पूछो। उसे अच्छी डिवीजन मिली, वो रोड पे घूम रहा है, उसे घूमना चाहिए क्या? उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, उनका 80 या 90% लाने के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या इस पढ़ाई से क्या कुछ बात भी कर होने रहे वाला हैं नहीं है। सर? आप आपके जो बातें परसेंट कर रहे हैं बताइए, इससे कुछ भी आप होने वाला परसेंट नहीं है। बताइए, कुछ भी नहीं। पहले आप अपना अच्छे परसेंट से पढ़ाई बताइए। करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, अरे फिर हमारा नौकरी करें मिलेगी। सर। पहले उन बच्चों को अच्छे हमारे मार्क्स बच्चे हो, लाने हमारे दीजिए। बच्चे। जब तक शिक्षा प्रणाली सही क्या ढंग से बकवास कर नहीं रहे हैं? लागू पढ़ाई होगी और तब तक पॉलिटिक्स बच्चों दोनों का अलग है। विकास नहीं होगा। ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करने वाले हैं। असल में शिक्षा प्रणाली ही बकवास है। इस प्रणाली से उनका भविष्य बदलेगा क्या? सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो बेटी। गलत में समझिए सर, सीबीएसई सिलेबस भी। बेटा इतनी बड़ी बात मत पूछो बेटा, नॉर्मल बात पूछो इनसे। बेटी आईएएस अलग है, ये सब अलग है। पॉलिटिशियन आप लोगों के बीच में से ही निकलते हैं। आप लोगों को क्या तकलीफ है, क्या चाहिए जानकारी, इसकी जानकारी आईएएस हम लोगों तक पहुंचाती है। और
इन सबसे एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा वो आप HSC पास सुनिए हुए पहले भी वो हैं क्या क्या? बोल रही है, पहले इनसे पूछिए। बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं पहले वो तो सुनिए। मंत्री जी, जवाब अरे दीजिए, मैं क्या जवाब बोल रहा हूँ, दीजिए। वो तो सुनिए। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पढ़ाई और अक्ल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं जनाब। हाँ, सही कहा मेरी इन्होंने। बातें बहुत आपको अकाल समझ में पड़ा है, नहीं आएंगी। बहुत अकाल। सुनिए, पहले आप अक्ल को अकाल मत बोलिए। बिल्कुल आप आपके हमारी जैसी। बातें समझना ही नहीं चाहते। यहाँ का सवाल बिल्कुल अलग है। प्लीज, बहुत सेंसिटिव सवाल है। प्लीज, ये और ये हमारे मतलब नहीं है। अब बोलिए। विद्या और बुद्धि का संबंध नहीं है। जिनके पास अक्ल है, विद्या ना होते हुए भी वो काफी ऊंचाई भी पहुंचते हैं। हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, आप जवाब शांत दीजिए। रहिए, जवाब दे रहा हूँ। उसके कई उदाहरण हैं, बताने की जरूरत नहीं हाँ, है। उदाहरण यही है, यही तो स्कूल है। में जाकर मेहनत करके पढ़ाई करने वाले बच्चे हाँ, इनको ही वो देख बहुत ही लीजिए। अलग होते हैं। जिनके पास अक्ल होती है वो बच्चे बहुत ही पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर भी वो पास हो जाते हैं। और जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ नौकरी ही करते हैं, वो सेपरेट ही रहते अच्छा। हैं। देखिए, जो लोग अब ये मेहनत separate हो करते गया। हैं उनको ऊपर वाला तरक्की अवश्य देता है। उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए देखिए, आप सभी यंगस्टर लोग हमारे भारत देश के भविष्य हैं। ये लोग, ऐसे ही लोग आप लोगों के कान भरते हैं और आप लोगों को भड़काते हैं। आप इनकी बातों में मत आइएगा, अरे आप आपका क्या भविष्य समझा खराब रहे हो हो? जाएगा। हम नहीं आपको खुद पता नहीं। अरे आप चुप खुद रहो, उसकी जानकारी चुप लेकर रहो, आइए। कुछ नहीं पता तुम्हें। आप इनकी बातों में मत आइएगा। आप चले लोग अपने बच्चों को लक्ष्य पे ध्यान समझाने। दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने देखिए, सभी माता लोग पिता का इन्हें- नाम रोशन देखिए। करिए। जीवन में सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है आदमी है। को सफल होने के लिए। रोज रोज मौके नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें जी जान से पढ़ाई करनी चाहिए। सहमत हैं? क्या आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। आप लोग बोलिए, शांति बोलिए, बनाए आप रखिए, लोग सर। बता रहा क्या हूँ, कर उन्हें रहे हैं? समझा रहा हूँ, एक मैं ही उन्हें सब्जेक्ट गाइड है कर सर। रहा हूँ। अरे ये क्या कहेंगे? मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। छात्राओं का जो सवाल तो है, दया उसका कर, जवाब दीजिए बीच में सर। आप लोग बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए। पहले आप लोग कमेंट करना बंद हाँ, कीजिए। देखो। स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ, सर, सुना आपने? इनको बोलिए किसी के पर्सनल मैटर में बात पर्सनल न मैं करें। नहीं, हम यहाँ ये कर एजुकेशन रहे की हैं, बात कुछ करते भी हैं, बोल ठीक रहे है? हैं। सर, सिलेबस की बात कर रहे थे ना, तो बताइए सिलेबस तैयार करने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है? शांत रहिए, मैं बताता हूँ। अगर वो लोग क्वालिफाइड नहीं होते तो इतने सालों से देश के अंदर क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कर रहे होते। ये सिस्टम हमने नहीं बनाया है, ये सिस्टम बहुत पहले से बना हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम सही नहीं है तो इसे बदल देते हैं। बताइए कैसे बदला जाए? जी, हमें अच्छा, कुछ नहीं पता। एक्चुअली सर, जो सिलेबस बनाता है ये उसी की ड्यूटी है कि वो डिफाइन करे, और सिस्टम कोलैप्स होने का कारण भी वही होता है। जब सिस्टम में प्रैक्टिकली जब जिसकी जरूरत हो वही होना चाहिए। भूख लगी, खाना चाहिए, नहीं तो मट्ठी लेकर सब मिलकर खाएंगे तो नहीं चलेगा। आपने हो, पूरी आप कहानी मेरी बात समझ रहे हैं? पूरी कहानी सुन ली है ना? सवालों का प्रैक्टिकल जवाब क्या होता है अब देखो। इस बात पे बहस करके देखो, कोई मैं मतलब मानता नहीं हूँ है, समझ आप रहे हैं? सही बोल आपने रहे जो हैं। कहा वो एकदम सही कहा है। मैं ये बात सीएम से करूंगा और कैबिनेट में इसकी चर्चा होगी। अच्छा। इसका आप कोई कब न तक कोई निर्णय बताएंगे? अवश्य कब तक निकले। बताएंगे समय आप? आने पर आपको ये बता दिया जाएगा। ये मैटर एकदम बताओगे? क्लियर सही है, है। समय कब तक आने बताओगे? दीजिए। वेरी Thank गुड, you, वेरी आप गुड, बोलते दोनों क्यों एकदम नहीं? सही कहा। प्रैक्टिकली कब तक बताओगे? अरे कब बताना, मैं ये बता दूंगा, तुम्हें बताने की जरूरत Public- नहीं है। जिसको जवाब देना मैं Public उन्हें और बताऊंगा। student पब्लिक और सब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। जानते हैं कि जवाब तुमने दो पढ़ाई उनका। कितनी की है, ये तुम्हारी बातों हाँ, से की है पता चल मैंने रहा है। पढ़ाई। हर सूट बूट पहनने वाला आदमी Yes, पढ़ा लिखा नहीं होता। yes, कितना I am एजुकेटेड educated। लगे हो, तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। हर पढ़ा लिखा हाँ, हमें भी जैसे समझ मैं में आ आपको गई पढ़ा है, लिखा आपसे क्या बता रहा पढ़ाई की है। जैसे मैं कुछ समझता हेलो। ही नहीं हूँ कि ये कितना इनको पढ़ा बोलने लिखा हुआ। दीजिए, मैं फिर आप गवार हूँ बोलिएगा। एकदम से। आप पहले जवाब दीजिए कि कब तक सिस्टम को करेंगे? सही कीजिए अरे सर। पता नहीं सिस्टम थोड़ी को- देर क्यों में नहीं? क्या क्या बड़बड़ाने लगेगा। ठीक से सीधे जवाब देना होगा। देंगे? तुम्हें क्यों बताऊं? पूछो जो पूछने जा पूछना रहा हूं। चाहते हो। आप मुझे क्या पूछने पूछना चाहते देंगे? हो? जल्दी पूछो। ये क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे ये मारोगे मेरा क्या? तरीका है, इसे तुम्हें क्या करना है? इस तरह बोलो। से तुम हाथ रगड़ रहे हो, मुझे डर लग रहा है। तुम जैसे को कहीं नहीं देखा मैं मैंने। कैसे भी करूं, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? कितनी बार कहा ए, मैं तू चुप डबल रह। एम में हूँ, डबल एम में। आप पहले मुझे मत ये मारो, बताइए, किसने तुमसे आपने जबरदस्ती कितनी किया पढ़ाई क्या? की? किसने कहा? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं डबल एम में हूँ। अब तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा, तो मैं क्या करूँ? मत मारो। डबल एम ए किया आपने? हाँ। मुझे नहीं लगता। हाँ। मैं नहीं मानना मानता। हो तो मानो, नहीं तो मत मानो। किसने कहा? उस दिन क्या बोला था आपने? हाँ। आपने मेरी तरह पढ़ाई नहीं हाँ। की, मैं अंगूठा छाप हूँ, यही बोला था ना आपने? किसने कहा था? तुमने? मैंने तो तुम कभी क्या कहा ही मैंने नहीं। तो कभी कहा ही तुमने नहीं। बोला था। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। अंगूठा छाप मैं तुम्हें क्यों कहूंगा? क्या मैं बोले? तुम्हें क्यों कहूंगा? सर, सुनिए मेरी बैठ बात। जाइए। इन्होंने मुझसे जिस तरह बात किया मुझे बुरा लगा। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं नहीं, रुकिए, मैंने सिर्फ एक सवाल रुकिए। किया। सवाल का जवाब मैंने देना सिर्फ एक सवाल चाहिए। किया। इस बात जवाब समझ कहाँ रहे हैं दिया? आप मेरी सुनिए बात? तो, आप अपने पोते को किस स्कूल में पढ़ा रहे हो, बस इतना वेरी बताओ। गुड। आपने
आपने अपने बच्चों की रिसेंटली अभी शादी की है ना, उनको यूएस भेजा ना, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई है? प्लीज जवाब दीजिए। मेरे 2 बेटे हैं, एक लड़का और एक लड़की। जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे
तब कॉन्वेंट स्कूल थे ही नहीं। मेरे बच्चों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। ये कॉन्वेंट स्कूल तो अभी खुले हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैंने आपके पोते के बारे में पूछा, बेटे के बारे में नहीं। अगर आप मेरे पोते के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझसे मत पूछिए, जा करके आप उसके पिताजी से पूछिए, मुझसे नहीं। डेली किस कार में ड्रॉप कर रहे हो? हमें चैनल से सब पता है। क्या सर? बैठिए कार की बात कर रहे हैं, वो मेरी कार नहीं है, वो सब सरकार के द्वारा दी हुई कार है, मेरी पर्सनल नहीं है। आप कुछ बहाना मिल गया विषय भटकाने का। मैं आप लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया, सॉरी। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए ये टॉपिक नहीं और जा रहा है, मैं इससे बहस नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। आप नहीं चाहते कि मैं आप ही रहूं। जाइए। सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो भाग निकले। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुमको एक सच्चे कारण के लिए बनाया गया है। जान ले तू, पहचान ले, क्या है तेरा हुनर। पूछ ले तू खुद से कभी बात कर, मिल जाएगी दिख जाएगी मंज़िल है क्या, जाना है किधर। जान ले तू, पहचान ले, क्या है तेरा हुनर। इस दुनिया में एक मकसद से, हैरान है क्यों, उलझा है क्यों, भीतर में दस्तक दे। मिल गया फिर जो जवाब, चल देना बस उस डगर। कान अपने बंध लेना कर, पाँव न बदले सफर। जान ले तू, पहचान ले, क्या है तेरा हुनर। पूछ ले तू खुद से कभी बात कर, मिल जाएगी तेरी दिशा, दिख जाएगी मंजिल है क्या, जाना है किधर। और हाँ सुनो, तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो?
नेहा नेहा नेहा, हर कोई इंटरनेट पर तुम्हारी ही चर्चा कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? एजुकेशन से पहले मुझे मेरी माँ के बारे में बोलना है, क्योंकि वो हर एक पेरेंट्स की तरह नहीं है। नेहा, तुम्हारी खुशी, तुम्हें जैसा रहना है वैसे ही रहो कहकर उन्होंने मुझे इस तरह बनाया है। एंड मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मेरी माँ ही मुझे गाइड करती है। और मेरी माँ के इंटीरियर जॉब में मैं भी उन्हें गाइड करती हूँ और पार्टनरशिप में भी हूँ। मेरी माँ मुझसे पूछती रहती है तो मैं छोटी छोटी टिप्स देती रहती हूँ। एंड अगर मैं स्टडीज के बारे में बोलूँ तो लाइक अगर आज हम जो कुछ पढ़ रहे हैं ना और सीख रहे हैं वो कल याद रहे ऐसा होना चाहिए, परसों ही भूल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम अब एग्जाम्स के आने पे ही पढ़ाई करते हैं और फिर भूल जाते हैं। आजकल का स्टडी सिस्टम बस ऐसा ही है, जो कि टोटली रॉन्ग है। बिकॉज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें फ्यूचर के लिए भी काम आना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा है। एग्जाम्स है इसीलिए रट्टा मार के पढ़ना और बाद में भूल जाना ये कोई बात नहीं हुई। बस लिखकर पास हो जाओ, वो हमारे फ्यूचर के काम का नहीं है, प्रेजेंट के लिए ठीक है। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त भी मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स सुबह उठते ही पढ़ाई के लिए फोर्स करते रहते हैं, जिससे मेरे फ्रेंड्स परेशान हैं। उन्होंने फीलिंग्स मुझसे शेयर किए हैं। फ्रेंड्स हो या नेबर्स हो, उनके तो आजकल ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पहले तो स्कूल हुआ करती थी। ऑनलाइन क्लास तो बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि उसका तो कोई यूज ही नहीं है। क्योंकि उनके पेरेंट्स तो तुम हमारे बच्चों को क्या बता रही हो, तुम तो स्कूल जाती नहीं हो, एक बार ऑनलाइन क्लास आ जाओ, आकर देखो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। मैंने जितने बार भी उन्हें पढ़ते हुए देखा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं 10 मिनट भी नहीं रह पाई, बिकॉज वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे की तरह है। क्योंकि वहाँ पर एक ही बार पुतले की तरह बैठ के बस समझना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड स्टडी की बात करें तो हमें नॉर्मली स्कूल जाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता है, कुछ बच्चों को तो कुछ भी समझ नहीं आता। एंड ये ऑनलाइन की बात करें तो नेटवर्क इश्यूज, एंड टीचर्स को भी नेटवर्क इश्यूज आते हैं और हमें भी नेटवर्क इश्यूज आते हैं, तो वो मैच नहीं होता। और एक बात है कि ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट गुड, उसका कोई यूज नहीं है, बस फीस लेने के लिए ऑनलाइन क्लासेस रखे जाते हैं, यही सच्चाई है। और एक बात है कि मैं जैसे हैप्पी फील करती हूँ वैसे औरों को भी फील कराना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि स्टडीज वगैरह नहीं करनी चाहिए, स्टडी के साथ साथ एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है। मैं और मेरी मम्मी तो यही सोचते हैं, तो बच्चों को जो अच्छा लगता है उन्हें वही करने देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो हैप्पी रहेंगे और उनके फ्यूचर के लिए भी ये अच्छा होगा। स्टडी एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन भी मिलता है, तो हमारी लाइफ के लिए भी यूजफुल होगा। एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये सभी फॉलो करते हैं तो इट विल बी गुड। वाओ, तुमसे तो बात करके लग रहा है जैसे 30 साल की लड़की से बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। आज हमारे साथ हैं हमारी रमा देवी जी। शी इज द डायरेक्टर ऑफ कोलोन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। एंड हमारी सोहा जी, शी इज द फाउंडर ऑफ नेहा इंटीरियर डिजाइनर्स। ओके, बताइए रमा जी कि आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में क्या अंतर है? सर, इस सवाल का आंसर देने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। मुझे ठीक से हिंदी आती नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोल गई तो माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। सर, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में जो अंतर है उसमें सिर्फ 3 वजह है सर। एक हाइजीन के हिसाब से, दूसरी बात सिक्योरिटी के हिसाब से, और तीसरी बात अच्छी टीचिंग स्टाफ होती है सर। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के बाथरूम कैसे हैं, बेंचेस कैसे हैं, समटाइम्स चिल्ड्रन नीचे बैठे रहते हैं, एंड देयर इज़ नो एनी डिसिप्लिन, वो तो है ही। एंड एक और बात है, सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन बाहर जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इवन समटाइम टीचर्स जो है उन पर भी कोई नज़र रखने वाला नहीं होता है। और एक बात यह है कि अगर हम टीचर्स की बात करें तो वो पढ़ाई करके आती हैं, डिग्रीज भी लेकर आती हैं, स्कूल में टीचिंग कर रही हैं, पर कंपेयरिंग टू प्राइवेट स्कूल्स वहाँ के टीचर्स बहुत ही वेल एंड गुड एजुकेटेड होते हैं और ब्रांडेड भी। मेरे कहने का मतलब है कि वो जिस शैली में पढ़ाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमेटिक। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल। बिल्कुल बिल्कुल। तो
एक छोटा सा सवाल है मेरे पास। ओके, ये एक बर्निंग टॉपिक है एक्चुअल में। ये LKG और UKG के लिए लाखों की फीस लेना सही लगता है आपको? सर, LKG और UKG के लिए लाखों का फीस लेने का मतलब डालडा और घी दोनों के प्राइस में अंतर है, ये तो आप जानते हैं ना। डालडा लेने वाले डालडा लेंगे और जो घी लेते हैं वो घी लेंगे। मतलब जिससे जितना हो पाएगा उसी हिसाब से करेंगे। अब हम हर एक पेरेंट्स को जाकर ये तो बोल नहीं रहे हैं ना कि आप आकर अपने बच्चे की एडमिशन हमारे स्कूल में करवाइए, लाख रुपए दीजिए। दे आर सेटिस्फाइड, वो लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं हमारे पढ़ाने और टीचिंग स्टाफ को देखकर, हमारे एजुकेशन को देखकर, मेंटेनेंस कैसा है ये सब देखकर वो लोग सेटिस्फाई होते हैं, इसीलिए वो लोग आके हमें पे करते हैं। हम लोग उन्हें कोई जाकर फोर्स नहीं कर रहे हैं ना। और एक बात, अगर वो हमें लाख रुपया पे कर रहे हैं तो उस हिसाब से लाख रुपए का रिजल्ट भी हम उन लोगों को देते हैं। हम क्वालिफाइड टीचर्स हायर करते हैं, उनको अच्छा पे करते हैं। ऊपर से जब पेरेंट्स बोलते हैं कि नॉन AC और AC रूम चाहिए, हमारे बच्चों को AC रूम चाहिए, तो हम उन्हें AC रूम प्रोवाइड करते हैं सर। सो दे आर जॉइनिंग देयर चिल्ड्रन हियर। सोहा जी, आप आज टॉक ऑफ द टाउन है। आप बहुत फेमस हो चुकी है क्योंकि यू हैव इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड एज होम ट्यूशंस। ये आपने कैसे मुमकिन किया? मैंने ये भी सुना है कि आपने अपनी बच्ची को कभी स्कूल भेजा ही नहीं, उल्टा आप अपनी बच्ची को घर पे ही पढ़ाती हैं। अपनी बच्ची को ही नहीं बल्कि कुछ अनाथ बच्चों को भी आप अपने घर पे पढ़ाती हैं, ऐसा सुना है मैंने। ये कैसे किया आपने, इसके बारे में बताइए। बेसिकली आइडिया ये था कि मैंने कभी स्कूलिंग में बिलीव नहीं किया, उस सिस्टम में बिलीव नहीं किया। मैं हमेशा सिस्टम को ब्रेक करना चाहती थी। आई डोंट बिलीव इट। आपने अपनी बच्ची को घर पे पढ़ाया है? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने क्या किया ये बताने जा रही हूँ। ऑर्फन कह रहे हैं बच्ची को कैसे पढ़ाया जाए, मैं इस फिलॉसफी से ही जाती हूँ। उन राजाओं के समय में गुरुकुल हुआ करता था। सो उस गुरुकुल में इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाता था और संस्कृत भी नहीं थी। सो क्या है कि वो लोग एक सिस्टम को फॉलो करते थे, उसे फॉलो करके ही प्रैक्टिकल नॉलेज दिया करते थे। सो मैं उस बेसिक नॉलेज को ही अपनी बेटी और ऑर्फन के बच्चों को दे रही हूँ। मैम, अभी आपने मैथ्स के बारे में जो लॉजिक दिया वो मैं मान सकती हूँ। Whereas comparing to other subjects like biology, chemistry, how you will teach? एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ कि मैं बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। वेदर यू टेक फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। सो 4 बुक्स पढ़कर 20 पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। जनरली जब मैं 10th में थी तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री मेरा ये सब्जेक्ट था। वो अभी मैं कहाँ यूज कर रही हूँ ये मुझे नहीं पता, और इस्तेमाल कैसे करना ये भी नहीं जानती। 10 तक मुझे जो कुछ भी सिखाया गया, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट क्लास से ही 12th स्टैंडर्ड तक 22,000 आवर्स 22,000 घंटे मैंने पढ़ाई को दी है। क्या आप इस बात को मानेंगी? वो कितना इस्तेमाल में आया? मुझे फिजिकल नॉलेज नहीं है, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं है। आई मीन नथिंग। अगर ऐसा है तो मैं अगर उन्हें नहीं बता सकती हूँ तो मेरे लिए सब वेस्ट है। जहाँ आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती हैं, जहाँ प्रैक्टिकली बढ़ना चाहिए, ब्रेन डेवलप होना चाहिए, और हम उसी ब्रेन को डेवलप होने से रोक रहे हैं। कुछ भी हो, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो डिफरेंट होता है और जो घर में पढ़ाया जाता है वो डिफरेंट होता है। इन माय ओपिनियन। यस, जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो फ्रेंड सर्कल के बीच होते हैं तो वो सोशली डेवलप होते हैं। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, मोर नॉलेज वो पाते हैं। whereas compared to home, this is not quite possible according to my opinion. इस सवाल का मैं आपको ये आंसर दूंगी कि आजकल हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं और उस सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे हैं। सो बच्चों को घर में ही पढ़ाना, घर की 4 दीवारी में ही पढ़ाना ऐसा नहीं होता। उन्हें साइकिलिंग सिखाते हैं, सोशल एलिमेंट सिखाना पड़ता है, उन्हें बताते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एक माँ से ज्यादा बच्चे को एजुकेशन और कोई नहीं दे सकता। पेट में होने से लेकर उनके पैदा होने तक। जब बोलना सीखता है तो माँ के साथ सबसे पहले बोलता है। किसी स्कूल में जाकर तो बोलना नहीं सीखता, घर की पाठशाला में ही सीखता है। मतलब तो ऐसा है कि आपको लगता है कि आप बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम को बदल देंगी, लेकिन आपके अकेले से क्या होगा? आपको कोई एक कमेटी या कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना पड़ेगा। क्या प्लानिंग्स हैं आपके? इट्स ओनली फॉर योर फैमिली मेंबर्स या 2-3 लोगों के लिए है, या यहाँ से ये फ्यूचर की तरफ जा रहा है? क्या है ये डेफिनेटली फ्यूचर की ओर जाएगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ बेबी स्टेप पर। एक से ही शुरुआत होती है, चाहे कोई भी हो। महात्मा गांधी ने भी यही किया था, इंडिपेंडेंस, और मैं भी इंडिपेंडेंस के लिए ही फाइट कर रही हूँ। बट मैम, अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर इन्हीं सर्टिफिकेट्स के जरिए हमारा पूरा कैरियर डिपेंड होता है। सो वॉट एवर सर्टिफिकेट वी विल गेट, हमारे स्टडीज कंप्लीट होने के बाद उसी के हिसाब से हमें सर्टिफिकेट मिलता है और इस हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। उस टाइम हम क्या करेंगे मैम?
ये एक बॉडी सब्जेक्ट है। NIOS नाम का एक स्कूल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज नाम का। जिस भी सब्जेक्ट में आपने एजुकेशन लिया है वो उसे अप्रोच करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। तो सोहा जी, आपकी बातें करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अगर वो लोग आपको इंस्पिरेशन की तरह लेते हैं, आपने जैसे बताया वैसे वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको हमारे जैसा जॉब मिलेगा। जैसे हम स्कूल में जाकर 12-13 साल बैठकर जमकर रट्टा मार के हमको ये जॉब मिली है और आज हम इस मकाम पर हैं। आप जिस तरह से विद्यार्थियों को पढ़ा रही हैं, वैसे पढ़ा के अगर गवर्नमेंट जॉब मिले तो हम भी अपने बच्चों को वैसे पढ़ाएंगे। फिर शायद नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए? गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो 30,000 मिलेंगे और अपना कुछ करते हैं तो 30 लाख कमा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए हमें? एक्चुअली साइन करके घर में जाके आराम से सोने के लिए, बस यही ना। गवर्नमेंट जॉब हमें सिक्योरिटी मिलता है ना। कैसे सिक्योरिटी? I mean, after retirement, we will get pension and everything, so many facilities are provided like medical facilities. वो रिटायरमेंट के बाद, लेकिन मैं सोचती हूँ कि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर जॉब की क्या गारंटी? कन्विंस हो रही हैं क्या? I'm sorry to say, मैं कन्विंस नहीं हो रही हूँ। नहीं हो रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बिजनेस को अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो वो हमेशा सेट नहीं होता, ऐसा मैं मानती हूँ। वो क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन लक एंड इट डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क ऑल्सो। अगर बेसिकली थोड़ा एजुकेटेड हो तो वो आदमी कोई भी जॉब लेकर वेल सेटल्ड हो सकता है, लेकिन एवरी पर्सन बिजनेस में सेटल हो ये पॉसिबल नहीं है इन माय ओपिनियन। गूगल कंपनी में आप एजुकेटेड हो या नहीं, आपको जॉब देंगे आपके टैलेंट को देखकर, एंड आई कैन प्रूव इट। रमा जी ये सही कह रही हैं। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। आपने जो कहा उससे इंस्पिरेशन मिली मैडम, लेकिन घर वालों को कैसे मनाएं? पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि दूसरों को देखकर उस कंपटीशन को घर लेकर आ रहे हैं, इसीलिए और डिफिकल्ट है। हमारे पेरेंट्स एक लर्नर बैकग्राउंड से आए हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानती। डेफिनेटली उन्हें मनाना तो बस हमारे ही हाथ में है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, है कि नहीं? बचपन से आप उनके साथ ही बड़े होते हैं, आपको पाला है, उन्होंने बड़ा किया है, इसलिए आपको उनके इमोशनल पार्ट्स पता होते हैं। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं अपने लाइफ में जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरे घर वाले बहुत लर्नर बैकग्राउंड से हैं। मेरी माँ PhD की है, पिताजी ने बहुत पढ़ाई की है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, सब कुछ है उनके पास, सब अच्छा था। उन्हें इंजीनियर बनना था पर वो बन नहीं पाए क्योंकि वो मैथ में एक्सपर्ट थे। फिर उन्होंने मुझे फोर्स करना शुरू किया, उसे बोलो वो करेगी, इंजीनियर बनकर लाइफ सेटल हो जाएगी। मेरी माँ उनके प्रेशर में आकर मुझे बहुत फोर्स करने लगी। वो अगर मैथ में 100 मार्क्स लाते तो मैं अंडा, 0। बिल्कुल मैथ नहीं आती, सॉल्व कैसे करना है समझ नहीं आता। कभी जाकर पूछती थी कि मैथ पढ़कर क्या करूंगी, इट विल हेल्प यू कहते थे। वैसे ही मेरी माँ कर मुझे करो करो ऐसा फोर्स करती थी, बहुत ही इमोशनल ब्लैकमेल करती थी कि इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए उन्होंने। गिफ्ट्स के लालच में मैंने करना शुरू किया। करते वक्त अरे बाप रे बाप, इतने सब्जेक्ट्स, उन्हें देखकर ही मैं डर गई। कैसे पढ़ रही थी मुझे नहीं पता, ठीक से 2 चैप्टर्स भी नहीं आते थे। फोर्स, उनके फोर्स करने के बाद भी नहीं पढ़ पाई। एक दिन मम्मी पापा के सामने जाकर बोली, माँ पापा मुझसे नहीं हो रहा ये सब, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ नहीं पा रही हूँ, फेल होने का डर है मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, ऐसा कहा। नहीं, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, नो चॉइस, तुम्हें पढ़ना ही होगा, ऐसा बोलती थी। वो जब नहीं समझी तो मैं दोबारा पापा के पास गई। उनका हाथ पकड़कर मैंने उन्हें बिठाया। पापा आप फोर्स कर रहे हैं पर मुझसे नहीं हो पा रहा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, ये पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे जो पसंद है वो करने दीजिए। डेफिनेटली मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी, अगर प्रूव नहीं कर पाई तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। और पापा तो पापा ठहरे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मान जाते हैं, तो वो मान गए और मुझे जो करना था मैंने वो किया, लाइफ में अचीव करके प्रूव किया। आज आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। और मैं अपनी बेटी को भी ऐसे ही बड़ा कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। सोनम वांगचुक नामक लद्दाख में एक बड़ा स्कूल भी ओपन किया है। ऑल्टरनेट करियर्स पर, ऑल्टरनेटिव लिविंग पर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी पर बात कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ प्रैक्टिकलिटी को पकड़ के एग्जाम्पल्स देकर मेरी बेटी अपने मन का करेगी। आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं।
या उनका एग्जाम्पल्स देंगे। वीडियोस होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपको आर्टिस्ट बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, पेंटर बनना है, आपको सिंगर बनना है, तो क्या करेंगे? टीवी में कई शो चल रहे हैं, कोरियोग्राफर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में बहुत सक्सेस हो रहे हैं, घर वालों को मनाना कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो रमा जी, सोहा जी जो बोल रही हैं उससे आप सहमत हैं? जी सर, इन्होंने जो कुछ भी कहा उस बात में सच्चाई है, मैं मानती हूँ। ओके। ये सरकार हमें कुछ भी ना दे चलेगा, पर हमारी विद्या और विधान को छोटी नजर से देखेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। कल जो डिबेट हुआ है, मुझे रात को नींद नहीं आई, इसके लिए हमें कुछ करना ही होगा। करते हैं। कब का 20 साल पुराना सिलेबस को हम अभी भी पढ़ रहे हैं, इसे बदलना होगा। ये रटकर पढ़ने वाली पढ़ाई हमें नहीं चाहिए। हम पढ़ कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। सिर्फ 10 लोग मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। दुनिया में बदलाव का कारण सिर्फ एक होता है और हम यहाँ 10 हैं और 10 लोग मिलकर दुनिया बनाते हैं। स्ट्राइक करते हैं। हे स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो, कुछ नहीं होता स्ट्राइक से। बचपन से आज तक हम लोग स्ट्राइक ही देख रहे हैं, कुछ हल नहीं निकलता और इस बार हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। सोशल मीडिया को तो मैं देख लूंगी। हेलो पूर्णिमा, मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, उसे जल्दी से सबको फॉरवर्ड करो। शूटिंग रुक गया है, बोल रहे हैं पैसे नहीं है। सर। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। कहाँ है सर? बाथरूम में हूँ, बैठो। लगता है आप काम में हैं सर। तुम्हारी वजह से तो यहाँ बैठा हूँ। अरे क्या है, शांति से बाथरूम तो करने दो। सर रुको, आता हूँ। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? आपने साड़ी क्यों पहन रखी है सर? अब कौन सी नई कहानी लेकर आ गए? कहो, क्या कहना है? नई कहानी है सर। क्या नई कहानी? नई कहानी फिर वही नई कहानी, ऐसी होगी वैसी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ भी लाकर मुझे सुनाने लगते हो। एक तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, जो भी बनाया वो सारी पिक्चरें डूब गई। इस बार क्या लाए हो? पिक्चर मैंने भी देखी लेकिन मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आई सर। बाजू में एक बंदा देख रहा था, उससे पूछा तो उसने भी बोला कि उसे भी इंग्लिश नहीं आती। तुम्हें भी इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, और मैंने सब कुछ ले जाकर उड़ा दिया। पिक्चर के चक्कर में जितना भी कमाया वो सब ले जाकर पानी में डाल दिया, और अब कुछ बचा ही नहीं है मेरे इस धोती के अलावा। अब तो धोती ही पहननी पड़ेगी ना। सर, अगर आपकी टॉयलेट हो गई हो तो बाहर डायरेक्टर आ गए हैं मिलने के लिए। बोलो बेटा। कुछ नहीं सर, हमारी एक मूवी है, वो सिर्फ 20% पूरी हुई है। बस 20% हुआ है? यहाँ तो 90% हो गया है। तुम बोलो। आगे बोलो। इसमें ना इमोशन बहुत अच्छा है सर। अच्छा, बहुत ही emotion। नेचुरल, यानी जिसके प्रोफेशन का काम है उसी को रख कर निकाला है सर। नेचुरल है, प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल भी है। आगे बोलो। ये एजुकेशन पे है सर। ओके, तो मूवी एजुकेशन पे है। तुम शांत रहो ना भाई, इस सीन में तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है। तुम बोलो। फाइट तो होगी ना? बोला ना, तुम्हारा इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है। चुप रहो, तुम बोलो भाई। सब एक जैसा नहीं होता सर, फाइटिंग चाहिए सर, और एंटरटेन मसाला भी चाहिए। ये सारी चीजें मूवी में नहीं होनी चाहिए सर। इन सभी में स्टूडेंट को काम आने वाला क्या है सर? इस मूवी में हमने कुछ नया दिखाया सर, आप देखिए उसे। ये मैसेज वैसेज यहाँ नहीं चलता है भाई। एक बार ऐसा हुआ, इंग्लिश मूवी को हिंदी मूवी बताया है ये भाई साहब ने, और हम अभी तक वो मूवी लेके बैठे हैं। अब क्या बताऊं आप लोगों से? अरे तुम चुप रहो ना, मुझे बताने दो। बार बार वही बात बता रहे हैं, इंग्लिश पिक्चर, छोड़िए ना। सर, मैं टीचर हूँ और सिनेमा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। 25 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पढ़ाने से बच्चे ठीक से पढ़ते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता। पर ये जो मूवी बना रहे हैं, इससे सभी बच्चों को सीख मिलने वाली है। आप अगर थोड़ी हेल्प कर देते तो दोनों का मेहनत सफल हो जाएगा, इनकी मूवी पूरी हो जाएगी सर, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, और हम आपकी पिक्चर के बारे में क्या बोले? हम तो खुद ही लुट गए हैं। इंग्लिश मूवी को तेलुगु भाषा में बनाया है। सर, हम जितना भी समझा लेंगे आप नहीं समझेंगे। एक बार बस आप विजुअल देख लेंगे ना तो सर आप भी समझ जाओगे। प्लीज सर। भाई साहब, आपने ट्रेनिंग ली है कि किसी के साथ पहले काम किया है? नहीं, कभी नहीं। क्या बनाया है भाई? बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, इसीलिए अच्छा बना है। सर, हर चीज मुझे से लिंक करेंगे क्या? अरे शांत रहो भाई, शांति से देखने तो दो। हर फ्रेम कड़क है सर, नया है लेकिन फिर भी अच्छा काम किया है। थैंक यू सर।
आपने पहले कभी काम किया? इससे पहले हमने कहीं पे भी काम नहीं किया है। हाँ ठीक है, बताता हूँ बाद में, अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ओके ठीक है सर, जितना जल्दी हो सके उतना जैसे हमें कोई फाइनेंसर मिलेगा हम आपको तुरंत कॉल करेंगे। जी सर। ओके ओके, थैंक यू। मिलते हैं सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तुम भी जाओ भाई। जा रहा हूँ ना सर। मैंने फेसबुक लाइव इसलिए ऑन किया है, उसके लिए एक कारण है। हमारा एक छोटा सा गांव है। मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है, बीटेक पूरा किया है, पर वो पढ़ाई मेरे कितने काम आया है वो मैं खुद भी नहीं जानता। पर मेरी माँ हमेशा एक बात कहा करती थी, तू जो भी काम कर 4 लोगों के काम आ सके ऐसा कुछ कर। और मेरी माँ की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और इसी प्रोसेस में मुझे मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि उसके लिए एक टाइम पर मैं मर भी जाऊँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना पसंद था। मेरा दोस्त हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहकर, चंदू कैमरामैन, मुझे बहुत एनकरेज किया। फाइनली इस विद्या संस्था पर, इस विद्या व्यवस्था पर मैंने एक मूवी बनाया और वो अभी तक 80% ही पूरा हो पाया है, लेकिन बचा हुआ 20% नहीं हो पाया। पर मुझे मूवी का पागलपन है। अब क्या बताऊं, विद्या व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा ही गिरते जा रहा है और इसलिए इन दोनों के कारण मैंने एक मूवी बनाने के बारे में सोचा और बनाया भी। लगभग 80% पूरा हुआ। उसे मैं YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ। बाकी बचा हुआ 20% आप लोगों को ही सोच के पूरा करना है। मैं जो कर रहा हूँ वो आपको पागलपन लग रहा होगा, सबको पता चले इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। जो 20% बचा है वो आप लोगों को शूट करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग धरना रोकोगे या राष्ट्र रोकोगे या क्या करोगे ये आप लोगों की मर्जी है, पर विद्या व्यवस्था बदलनी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है। आप लोग पूरा करोगे यही मैं मानता हूँ। विद्या व्यवस्था पर हमारा पूरा हक है और हम लोग उसको कैसे भी करके बचाएंगे। हे पवन, देखना देखना, हे पवन, हे मुझे देखना, हे पवन, हे पवन, हे पवन, पवन पवन, हे पवन, ये क्या पागलपन है। अरे यार, आज नहीं तो कल हम ये मूवी पूरा कर ही लेते, कंप्लीट कर लेते। ये प्रोड्यूसर नहीं तो दूसरा प्रोड्यूसर, दूसरा नहीं तो तीसरा प्रोड्यूसर। 80% हमने कंप्लीट कर लिया था, तूने ऐसा क्यों किया? ए पवन, जिसके सपने पूरे ना हो वो सब मरने निकल गए तो देश में समाधि के अलावा इंसान नहीं बचेंगे। चला गया माँ, बेटा चला गया माँ। सिनेमा कंप्लीट ना होने के वजह से सुसाइड कर लिया माँ। ए पवन, बेटा ए
हे भगवान। विद्या विधान को बदलने के लिए एक फिल्म डायरेक्टर ने आत्महत्या कर ली। इस खबर ने पूरे देश के विद्यार्थियों को हिलाकर रख दिया। इस खबर के जानने के बाद सरकार को कोई न कोई फैसला लेना ही होगा। हम सब जानते हैं विद्या विधान देश के लिए कितना जरूरी है। विद्या विधान को बदलने के लिए पूरे देश के स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर इसी बात की चर्चा है। देखें आगे क्या होगा। हमारे पोस्ट करने के 30 मिनट के अंदर ही इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन लाइक्स आ गए हैं। ट्विटर पर भी 1 लाख से ऊपर रीपोस्ट हो रहे हैं। अरे हमारे वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पे लाखों शेयर्स मिल रहे हैं। यार हमारे व्हाट्सएप और जीमेल पर कंटिन्यूअस पिंग्स आ रहे हैं। यार यूट्यूब पर हमारा वीडियो ट्रेडिंग पर है अभी। मैं इसी आग के बारे में बात कर रहा था। लोगों की समस्याओं के बारे में बात करोगे तो यही होगा। इसे कहते हैं असली स्ट्राइक। पूरी दुनिया में, हर देश में, हर स्टूडेंट करने वाला है ये स्ट्राइक। सब बदलेगा। मुझसे मत पूछिए आप, कितनी बार यही बात पूछेंगे। यहाँ पर माइक लगाएंगे और फिर जाके दुनिया को माइक देंगे। यू नो, कुछ भी बोलें, बस कंट्रोवर्सी होनी चाहिए और कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्कूल ज्वाइन करने के लिए 10 लोगों से पूछते हैं, कॉलेज ज्वाइन करने के लिए हमारे पास रहने वाले कई लोगों से पूछते हैं, लेकिन जॉब पर जाने से पहले किसी से नहीं पूछते। जो चाहे वो जॉब ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं उसमें से 14 घंटे जॉब करते हैं। मतलब दिन के 14 घंटे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब के बारे में ही सोचते हैं। और अगर कोई इंसान अपनी जॉब पे खुश नहीं है तो पर्सनल लाइफ में कैसे खुश रहेगा। इसका मतलब जो जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई कुछ और की और जॉब कोई और ज्वाइन कर ली, तो फिर ये सारा एफर्ट करना ही क्यों है बताइए। अच्छे स्कूल में जाना, अच्छे कॉलेज में जाना किस लिए। कोई भी जॉब ज्वाइन करनी है, यहाँ तक पढ़ने की जरूरत ही क्या है आपको। यही तो बोल रहा हूँ मैं। प्लीज। वो सिनेमा डायरेक्टर पवन ने आत्महत्या कर ली, हमारे लिए, हम जैसे कईयों के लिए। अरे ये इसने क्या कर लिया। सर आप तो मौका भी देने वाले थे सर। कितना अच्छा लड़का था ये। मैंने भी उधार दिया था। इस लड़के में जोश बहुत था सर। 20% क्लाइमेक्स स्टूडेंट्स को ही भरने के लिए बोला। बहुत महान है। रियली सर, हैट्स ऑफ। पर रियली बहुत दुख हो रहा है सर, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं किया सर। ऐसे जान चाहे और कितने भी जाएं, हम नहीं रुकने वाले। ये गवर्नमेंट को यहाँ आना ही होगा। हम कुछ और मांग रहे हैं क्या? 20% लोगों को काम आने वाली चीज ही तो ना। गवर्नमेंट को आना ही होगा। इस धरने को आगे ले जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल कैंपिंग भी कर रहे हैं और इस सिलसिले में भी और कई तरीकों से कोशिश कर रहे हैं। इमिटेशन राजू नाम का इमिटेटिंग वीडियोस बनाता है। आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। हमारी विद्या व्यवस्था उसे बदलना होगा। हम सिर्फ विद्या को शिक्षित करने के अलावा विद्यार्थी और विद्यार्थियों को अपने इच्छा के हिसाब से आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे दुनिया से कैसे कदम मिलाना है गाइड कीजिए। तब उनकी पढ़ाई पूरी होने तक बाहर की दुनिया कैसी है उनको समझ आएगा। उनका भविष्य वो खुद ही लिखेंगे। आप सबसे मेरी यही विनती है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर विद्या व्यवस्था को बदलकर विद्यार्थियों को प्रगतिशील बनाकर हमारे देश के सभी क्षेत्रों में विजय का डंका बजाते हुए भारत माता गर्व करे, ऐसा करेंगे। इसलिए हमें आज से और अभी से प्रण लेना होगा कि हमारे क्षेत्र के सभी विद्या भवन हम पर गर्व कर सकें। विद्या बहुत कमजोर बन गई है। मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं की। मैं बचपन से ही नाटकीय क्षेत्र में रहा हूँ। उस जमाने में हमें पढ़ने का मौका भी नहीं मिला था, पर वो मेरे लिए और मेरी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा रहा है। इंग्लिश बहुत अच्छी आती है हमें। आप सबको पता है मैंने इंग्लिश किसी से भी नहीं सीखी है। जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उन सबको मैंने माइंड से सीखा है। मैं क्या कहता हूँ, हमारी जिंदगी में हमें क्या चाहिए सबसे पहले हमें वो सीखना है। वो हमारी जिंदगी को अच्छे रास्ते पर लेके जाएगा, हमें सफल बनाएगा और हमारा लक्ष्य पूरा करेगा। ये पढ़ाई और डिग्री पर तो मैं भरोसा नहीं करता। वो होंगे और उससे हमारी जिंदगी अच्छी होगी ऐसा नहीं बोल सकते।
कोई भी अपने पसंदीदा क्षेत्र में काम करना सीखना चाहता है तो वो पूरी ईमानदारी और लगन से अपने क्षेत्र में काम कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। सर प्लीज। मैं कितनी बार बोलूंगा? इंटरव्यू लेते हो, फिर आते हो, फिर उसके बाद पर्सनल अटैक करते हो। मैंने क्या कहा बोलिए? मैं एक छोटे गांव से आया हूं। गांव में पैदा होना कोई श्राप नहीं होना चाहिए। ओके जी। आजकल की विद्या व्यवस्था ठीक नहीं है, ये सबको पता है। मैंने सरल शब्दों में कहा, ये हम सबकी प्रॉब्लम है जो कि धीरे धीरे बड़ी हो गई है। आज स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं ओके और फीस भरने से भी मना कर रहे हैं। ये विद्या व्यवस्था के इंस्टीट्यूशन के कुछ लोग मेरे पर पर्सनल अटैक करवा रहे हैं। मुझे आप जैसे स्टूडियोज बुला रहे हैं, किसी और से फोन करवा रहे हैं। तू सक्सेसफुल हो गया क्या? तू बड़ा बन गया क्या? कुछ का कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो मेरा ये पूछना है कि भाई आप करना क्या चाहते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जी। हमारे देश में 100,000 ऐसे प्रश्न हैं जिनका देश के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सर आखिर में एक बात, हमारे विद्यार्थियों के लिए कुछ बोलिए सर प्लीज। मैं क्या बोल सकता हूँ? स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, मैं कुछ नया नहीं बताने वाला। इंटरनेट है, कई तरह के बहुत से लोग हैं बाहर, बहुत कुछ जान सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हम लोगों को नो वेस्ट लाइफ को जीना है। किताबी कीड़े बनके नहीं रहना है हमें जी। प्रैक्टिकलिटी में रहना चाहिए। बाहर जाके सीखना चाहिए, जान पहचान की कंपनी में जाना चाहिए। शाम को किसी कंपनी में जाके फ्री में ही सही काम करने के लिए बोल रहा हूं मैं। ओके अब देखिए ना, ये अच्छी बातें भी लोगों को बुरी लगने लगी और मेरे पर अटैक हो रहे हैं। अभी कल ही ऑलमोस्ट मेरा कार एक्सीडेंट ही हो गया था। ओह सो सैड सर। स्टूडेंट्स अगर फीस नहीं भर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ जी? मैंने तो बस एक छोटी सी बात बोली है, व्यवस्था को बदलना होगा। वो बाहर स्टूडेंट्स लोग कनेक्ट होकर बहुत बड़े बन गए हैं और उस बात के लिए मुझे सुना रहे हैं। इस दुनिया में जो 75% परेशानियां इन 3 रूल्स को फॉलो करने से दूर हो जाएंगी, मैं इस बात पे विश्वास करता हूं। बहुत से लोगों से कहा है, वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और विश्वास भी करते हैं। ये 3 बातें क्या है कि पहली, आप अपनी तुलना किसी के साथ मत करो। जी सर। हमने यहां जन्म लिया, हमारा जीवन अलग है, हमारा पालन अलग है, हमारे माँ बाप अलग हैं, हमारे माँ बाप जो काम करते हैं वो भी अलग है। अब जब सब कुछ अलग है तो हम अलग ही दिखेंगे ना, तो दूसरों से तुलना क्यों करनी? यही सबसे बड़ी गलती है। ओके दूसरी बात, कोई भी बात हो, घर में, बाहर, कॉलेज में, ऑफिस में या कहीं पर भी, एक बार आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दूसरे के साइड से भी सोचिए कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप उस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते। ये बात आप एक बार सोच के देखिए। यूं ही मुझे कुछ कह दिया, ये बात सोचकर अगर आप जोश में आ जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये बात है कि नहीं? आप ही बोलिए। हम लोग सिर्फ अपनी साइड से ही सोचते रहते हैं। ओके और तीसरी बात क्या है कि आपने अभी पढ़ाई की है, आप अपने काम में अच्छे हैं, तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग को थोड़ा साफ करो, किसी नादान व्यक्ति को समझाओ, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, वैसा करोगे तो अच्छा होगा। मुझे पता है ये बहुत बड़ी हेल्प है, मैंने भी वही किया है। विद्या विधान को बदलना होगा। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। विद्या विधान को 20 सालों से बदलने के बारे में सोच रहा था मैंने ये बात किसी अपने के सामने कह दी और वो बात बड़ी हो गई, तो उसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हैं ये लोग। वैसे एक्चुअल में कहूं तो ये बाहर की परेशानी है और इस पे डिबेट भी हो रही है, मैंने सुना है। मैं अपना काम कर रहा हूं और सच बात कहूं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये सब लोग ऐसा ही करके गवर्नमेंट को मनाकर अगर विद्या विधान को बदलते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि बहुत सालों बाद एक बहुत बड़ी समस्या का हमें समाधान मिल जाएगा और ये समाधान हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ओके थैंक यू सर। मैडम ये देखिए, मैं कभी नहीं हूं फिर भी मैंने लिखा है। माँ के पेट से स्कूल तक और स्कूल से लेके कॉलेज तक बदल रही आपके बच्चों की जिंदगी। रोजमर्रा वजन उठाने वाला इंसान, पूछा कभी इसके बाद क्या होगा उनका? कहाँ होंगे वो? सुना कभी आपने? ये नौकरी जो रोटी खाने के लिए शुरू किया था वो आज हमारी जिंदगी खा रही है। यही मैं बोलना चाहता था मैडम।
भारत देश के हर एक जॉब करने वाले बंदों से पूछ कर देखिए, कोई भी कर्मचारी इस जॉब से खुश हूँ ऐसा नहीं बोलेगा। हमारे देश के 80% लोग जो जॉब वो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत लोग ना चाहते हुए भी मजबूरन जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल सही, जो काम पसंद ना हो उसे करने में बहुत कष्ट है। मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ। क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, क्या करने से सक्सेस मिलेगा, ये कोई नहीं बताता। अगर बताएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब तो हम अंधेरे में हैं। हमारी सिस्टम ऐसी है ना कि बस एक डिग्री मिल जाए तो सब हो जाएगा। क्या करना है पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं। एक अनजान गांव से एक लड़का मेरी जैसी यूट्यूब से कोडिंग सीखकर आज नासा सैटेलाइट के लिए काम कर सके इतना बड़ा हो गया है। उसकी एज सिर्फ 23 साल ही है। सुन रहे हैं ना आप लोग, जब देखो बच्चों को पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ये प्रेशर ना देकर हमें बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए कि दूसरों को जॉब दे सको, उनकी हेल्प करो। हमें बच्चों को यही सिखाना चाहिए। क्या ये पसीना है? पसीना बहने दीजिए सर, लेकिन हमें जो चाहिए हम वो लेके रहेंगे। ओके, तो आप ये बोलिए, आप एवरेज स्टूडेंट हैं या बेटर? हम ऐसे ही हैं सर। मुझे जो भी मार्क्स मिलते हैं मेरे लिए काफी हैं। मेरे लिए बस ये एक सिलेबस है और बस इतना ही। और इसी सिलेबस से सर मैं फर्स्ट रैंक तक आया हूँ। तो आईआईटी और आईआईएम में जो पढ़ रहे हैं उनका सर क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा। हमारे भारत में 16 लाख इंजीनियर्स स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं। 16,000 आईआईटी स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1% लोग ही बाहर निकल पाते हैं। तो सबके लिए अलग अलग सिलेबस क्यों? एक ही सिलेबस रखिए ताकि हमारे भेजे में जा सके और इजी रहे। एक ही सिलेबस रखेंगे तो समझ आएगा, अलग अलग सिलेबस रखेंगे तो कैसे समझेंगे? और सिर्फ 1% लोग ही आईआईटी स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं सर। हम पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। असेंबली के अंदर क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? आप ही बोलिए। बीते 3 महीनों से स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स एसोसिएशन जहां देखो वहां बिना कॉलेज जाए, बिना फीस भरे, रास्ता रोक बंद, इतना कुछ करने के बाद भी ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर सोशल नेटवर्क पर हमारे विद्यार्थियों ने विद्या व्यवस्था का प्रचार किया है। कई कई जगह पर हमारे स्टूडेंट्स मर रहे हैं लेकिन उनकी परवाह कोई भी नहीं कर रहा। कोई भी पार्टी ले लो, लेकिन इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं कर रहा। कोई संगठन भी साथ नहीं दे रहा। ठीक है, ये गुस्सा बढ़ गया है। इस गुस्से पर ध्यान देकर कुछ वर्ग के लोग सीएम के पास जाकर इस मुद्दे पर बात करें। सीएम को भी इन बातों पर विचार करते हुए इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दूसरे वर्ग में किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे हिसाब से बिल पास नहीं होना चाहिए। और तो और, इस बिल पर अमल किया तो कोई शक नहीं प्रतिपक्ष की ही जीत होगी। तो आप लोग उसे अमल मत कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। आपको तो पता ही है ना ये पार्टी कैसी होती है। वो लोग अपने आप में मरकर मर जाएंगे पर हमारे बारे में सोचेंगे नहीं। तो ठीक है, सीएम जी को अभी जाने दो और उन्हें प्रतिपक्ष की ही जीत समझने दो, लेकिन मैं विद्यार्थियों का ही जीत मानता हूं और विद्यार्थियों की जीत के लिए ही वो बिल पास किया जा रहा है। इस बात की खुशी है कि बड़ी श्रद्धा के साथ विद्यार्थियों के आने वाले नए युग के लिए इस बिल को पास किया जा रहा है। इस मीडिया की तरफ से इस विद्यार्थी संगठन और सीएम जी को अभिनंदन व्यक्त कर रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी आज महायज्ञ बन गया है। तो देखा आप लोगों ने, एक आम आदमी का सपना पूरा हुआ। ये हर एक विद्यार्थी की जीत है। आज देश का विद्या विधान बदल चुका है। 50% थ्योरिकल नॉलेज, 60 बाकी के और 50% प्रैक्टिकल नॉलेज भी। दूसरे राज्यों में भी विद्या विधान को अमल में लाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये फैसला विद्यार्थियों के हित में हुआ है। हे, तू फोन में क्या लगा है? एक बार अपने होर्डिंग्स तो देख। हाँ यार, बहुत अच्छा है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।
फिल्म डायरेक्टर पवन कुमार जी ने कहा था कि वे बहुत बड़ी पिक्चर बनाएंगे, पर क्या हुआ? 80% पिक्चर वो खुद कंप्लीट करके चले गए और 20% अपने स्टूडेंट्स को दे गए। मगर आज ये मुझे पूरा करने में बहुत खुशी हो रही है। सिर्फ विद्या व्यवस्था से ही सब कुछ बदल जाएगा ये काफी नहीं, लोगों का विचार भी बदलना होगा। बहुत पढ़ाई करना या बहुत सारी डिग्रीज होना यही काफी नहीं होता, इंसानियत का होना भी बहुत जरूरी होता है। मर्यादा में रहना, इंसान को इंसान की तरह देखना, प्यार करना और हो सके तो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। थैंक यू। इस दुनिया में 164 तरीके के लोग होते हैं और हर एक की सोच अलग होती है। यहाँ कोई किसी का भला नहीं सोचता और लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। धरती पर जन्म लेने वालों को पता नहीं होता कि उन्होंने आखिर जन्म क्यों लिया। ये सिर्फ उनकी अंतरात्मा को ही पता होता। इसीलिए हमें अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए कि वो हमें क्या निर्देश दे रही है। इंसान अच्छे कर्मों के लिए ही धरती पर जन्म लेता है। अगर कोई इंसान बुरे कर्म करता है तो उसका फल भी उसे यहीं मिलता है। इंसानों को हमेशा याद रखना चाहिए कि कर्म ही पूजा है। इंसान ये हमेशा भूल जाता है कि कर्म ही पूजा है और इंसानों को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।
जिनको सारी चीजें उपलब्ध हो जाए, उनसे पूछिए कि सफलता क्या होती है। वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सफलता को कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। लोगों को पता होना चाहिए कि मेहनत से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता और यूं ही सफल होना चाहता है।